सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर में सबसे लास्ट हेडिंग है मियोसिस। क्वेश्चन का पहले से ही पता है, एक आएगा सेल साइकिल से, एक माइटोसिस से, एक मियोसिस से। लास्ट लेक्चर पर माइटोसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया था, अभी मियोसिस स्टार्ट करना है। तो हेडिंग डालिए मियोसिस। हेडिंग डालिए मियोसिस। पहले कुछ बातें समझ लीजिए। मियोसिस को या इसी का दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन है। जरा देख लीजिए फिर लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है कि दो गैमीट फ्यूज होते हैं और तब जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर उससे यंगवन बनता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी वो है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। और जब फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट होगा तो जाइगोट बनेगा, और उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो 2n है, मतलब डिप्लॉयड है, जबकि जो गैमीट है वो क्या है, हैप्लॉइड है। इसका मतलब है कि इन सभी ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड गैमीट बनाता होगा। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा तो जिस डिवीजन से बनेगा वो डिवीजन क्रोमोसोम की संख्या आधा कर देगा। भाई 2n से क्या बना देगा, n बना देगा। इसी नाते इस डिवीजन का नाम क्या है, रिडक्शन डिवीजन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मियोसिस। तो होता क्या वो देखिए, किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है गैमीट फार्मिंग सेल, जो कि होती क्या है, डिप्लॉयड होती हैं, और फिर इसी में डिवीजन होता है जिससे गैमीट बनता है, वो की क्या होता है, एन। तो यहां जो डिवीजन होगा, यहां जो भी डिवीजन होगा उस डिवीजन का नाम हमको रखना पड़ेगा, क्या, रिडक्शन डिवीजन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मियोसिस। अच्छा चलो ठीक है, गैमीट बन तो गया है। जैसे मान लेते एक गैमीट ये है जो कि n का है, दूसरा गैमीट ये है जो कि n का है, फिर कल को फर्टिलाइजेशन भी तो होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा जो कि क्या होगा, 2n। यहां घटना कौन सी हो गई, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट 2n होगा, उसके आगे फिर क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो, और उससे क्या बन जाएगा, यंग वन बन जाएगा। अब काम की बात देखें, किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड है, उसने ये रिडक्शन डिवीजन करके क्रोमोसोम की संख्या आधी कर ली, कर तो लिया आधी, फिर पछता रहे हैं कि अब आधी तो हो गई है, वापस फिर से डिप्लॉयड बनेंगे कैसे। तो उसका हल क्या है, फर्टिलाइजेशन। किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में हैप्लॉइड फेज कौन लाएगा, तो आंसर क्या देंगे, मियोसिस लाएगी। लेकिन वापस डिप्लॉयड फेज कौन लाएगा, तो आंसर क्या देंगे, फर्टिलाइजेशन।
तो सिर्फ 3 क्वेश्चन। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन क्या है, तो कहोगे ऐसा कोई भी डिवीजन जो क्रोमोसोम की संख्या आधी कर दे, किसके रेस्पेक्ट में, पेरेंट सेल में। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ देन क्या, पेरेंट सेल। एक क्वेश्चन। तो जब जब मियोसिस होगी तब तब जो प्रोजनी सेल बनेंगे उनमें क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्वेश्चन। दूसरा, मियोसिस कब करोगे, तो जब गैमीट बनाना होगा, तो ड्यूरिंग देखने को मिलेगी क्या, गैमेटोजेनेसिस। और उससे बनेगा क्या, गैमीट, जिसमें क्रोमोसोम संख्या क्या होगा, एन। मियोसिस की जिम्मेदारी है कि जीवन को किस फेज में लाओ, हैप्लॉइड फेज में लाओ, लेकिन वापस डिप्लॉइड फिर कौन लाएगा, तो आंसर क्या देंगे, फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 स्पेशल लाइनें हैं, एनसीईआरटी में लिखी हैं। अभी लिखो नहीं, सुन लो। मियोसिस सुनिश्चित करेगा, इंश्योर क्या, हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल, जबकि फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन की स्टोर करेगा, डिप्लॉयड फेज इन लाइफ साइकिल। तो काम की बात सिर्फ इतनी है कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट होता है। अब सवाल है कि फ्यूजन होगा तो तब जब गैमीट बनेंगे, इसका मतलब कोई न कोई तरीका होना चाहिए जो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड गैमीट बनाए। वो तरीका जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड गैमीट बना दे, उसका मतलब है क्रोमोसोम की संख्या आधी कर दे। उस तरीके का नाम क्या है, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन कहोगे। पहला सवाल, दोनों में से क्वेश्चन है। मियोसिस की जिम्मेदारी है कि जीवन में क्या लाओ, हैप्लॉइड फेज लाओ। तो फर्टिलाइजेशन की जिम्मेदारी है कि जीवन में वापस क्या ले आओ, डिप्लॉयड फेज ले आओ। लिख लो। जरा एनसीईआरटी खोले। मियोसिस तो लिखा है, अगर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करना है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो शर्त है कि वहां क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। और गैमीट में क्या होगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट बनेंगे किसी स्पेशल सेल से जो कि क्या होगी, डिप्लॉयड। इसका मतलब कोई ना कोई स्पेशल टाइप का क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, जो घटा देगा, हाईलाइट कर लो, क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ, आधा कर देगा। और प्रोडक्शन क्या होगा, हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगी। ऐसे किसी डिवीजन का नाम मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन रखेंगे। ये लाइन बेटा टेक कर लो, ये काम की है। मियोसिस ये सुनिश्चित करता है कि जीवन में क्या आ जाए, हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल आ जाए, किसमें, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में। जबकि फर्टिलाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए। कौन सी फेज, डिप्लॉयड फेज। तो ये लाइन हम मियोसिस कब देखेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस में देखेंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल में हो। और हमें क्या मिलेंगे, हैप्लॉइड गैमेट मिलेंगे। यहाँ हेडिंग तो नहीं पड़ी, लेकिन ये जो 4 लाइनें लिखी बड़े काम के हैं, तो साइड में लिख दीजिए की फीचर।
की फीचर ऑफ मियोसिस। तो इन्होंने 4 की फीचर बताए हैं, हम लोग 2-3 एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। पेपर उठा के देखिए, लास्ट ईयर ही इन चारों में से 2 लाइनें आ चुकी हैं। देखो भाई क्या की फीचर हैं, लिखिएगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत पहले से याद हो तो मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। अभी जनरल बात देखेंगे कि जो मियोसिस फर्स्ट है यही असली में क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। ये असली में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे माइटोसिस होती है। डायग्राम से समझ जाएगा। इधर देखो, मान लेते हैं कि ये सेल है, इसने डिवीजन किया और ये 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, इसमें भी 2n आ गया, सॉरी इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए। तो एक सेल इसने डिवीजन किया और 2 हेप्लॉइड सेल बन गई। तो दिख रहा है कि भाई 2n से अगर क्रोमोसोम संख्या n हुई है, इसका मतलब नंबर घटा है। इसका मतलब यही क्या है, इसका मतलब यही है मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते क्या है, रिडक्शन डिवीजन। लेकिन फिर क्या होता है, ये सेल भी डिवाइड करती है और ये सेल भी डिवाइड करती है, और क्या होता है, इससे भी 2 सेल बनती हैं और इससे भी 2 सेल बनती हैं। और खास बात यह है कि इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें n, इसमें n। तो देखो, एक सेल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रख रही है और जब 2 सेल बनी हैं तो दोनों क्या है, हेप्लॉइड। इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इससे बनी क्या है, हेप्लॉइड। तो यदि आप n से n बनाओगे, चाहे n से n बनाओ और चाहे 2n से 2n बनाओ, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये है क्या, ये माइटोसिस जैसा है। इसका मतलब यही क्या है, मियोसिस सेकेंड, जो किसके जैसा है, एज लाइक माइटोसिस। तो यहाँ जो मेन सवाल दिमाग में आना चाहिए कि भाई आपने के पास 2n नाम की सेल है, डिप्लॉइड सेल है, आपने मियोसिस 1 किया और आपको 2 हेप्लॉइड सेल मिल गई। तो जब 2 हेप्लॉइड सेल मिल गई थी तो आगे डिवीजन करने की जरूरत थी। भाई मियोसिस 2 का क्या पर्पज है, भाई या तो आप n से n/2 बनाते तब तो समझ बात आती, लेकिन आप n से n ही बना रहे हो, तो बनाने का पर्पज क्या है, कुछ ना कुछ तो पर्पज रहा होगा। तो पर्पज देखिए क्या रहा है, ये सेल जो डिवाइड कर रही है, ये सेल जो डिवाइड कर रही है, ये इंटरफेज से होके आई होगी। और जब सेल इंटरफेज से होके आई है तो देखो क्या रहा होगा, इंटरफेज से पहले जब सेल रही होगी तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n रही होगी और डीएनए कितना रहा होगा, 2c रहा होगा, है ना, डीएनए 2c रहा होगा। और जब इंटरफेज गुजर गई होगी तब तो 2n तो 2n में ही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं, लेकिन 2c किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, तो आंसर क्या देंगे, 4c। अब देखिएगा ध्यान से, अब कोई पर्टिकुलर सेल जो इंटरफेज गुजर चुकी है वो मियोसिस 1 में गई, इसके पास 2n क्रोमोसोम है, 4c डीएनए है। जब डिवीजन हो जाएगा, आप सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ 2n से nn तो बन गया है, डीएनए कंटेंट कितना होगा,
तो भाई यहाँ 4C, तो यहाँ कितना बचेगा 2C, या बचेगा 2C, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो मान लेते आगे डिवीजन ना करो और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कर दो तो क्या होगा, तो NN फ्यूज करके 2N तो बन जाएगा, लेकिन उसके पास 4C बन जाएगा, जबकि सेल के पास होना कितना चाहिए 2C होना चाहिए। तो नेचर ने कहा इसका एक हल है, एक काम करते एक डिवीजन और कर लेते हैं। अब जब डिवीजन करो देखो ये N की सेल है, N से N बना, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन 2C से यहाँ कितना बचेगा C, और यहाँ कितना बचेगा C, और यहाँ भी 2C था तो यहाँ कितना बचेगा C, और यहाँ कितना बचेगा C। अब किसी का भी फर्टिलाइजेशन कराओ, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन कराओगे NN मिलके क्या हो जाएगा 2N हो जाएगा, और C मिलके क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, क्योंकि डिप्लॉयड सेल होती कैसी है 2N और 2C होती है। तो ऐसी कोई सेल जो मियोसिस में जाती उसका नाम क्या होता है मियोसाइट होता है। ध्यान से सुनेंगे, कितना था 4C, फाइनली कितना बचा C। एक क्वेश्चन आया था कि यदि गैमीट में 4 पिकोग्राम DNA है तो मियोसिस की शुरुआत में कितने पिकोग्राम DNA रहा होगा। तो देखो अगर इसके पास C है तो यहाँ कितना था 4C, तो कितने गुना ज्यादा रहा होगा 4 गुना, तो कितना रहा होगा, अगर 4 पिकोग्राम है तो कितना रहा होगा, तो आंसर देंगे 16 पिकोग्राम रहा होगा। फिर से सुनिए, ये रियल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि मियोसिस की 2 फेज होंगी 1 और 2। 1 का असली रिडक्शन डिवीजन है, 2 इक्वेशनल डिवीजन है, जैसा कि माइटोसिस होता है। ये मान लेते 2N की कोई सेल है, इसने डिवीजन किया मियोसिस 1, 2 हेप्लॉइड सेल बन गई, इसने फिर रिडक्शन डिवीजन 2 किया या मियोसिस 2 किया और 2 हेप्लॉइड इससे बन गए, 2 हेप्लॉइड इससे बन गई। अब असली सवाल ये कि से N की सेल मिल चुकी थी तो आगे डिवीजन करने की आवश्यकता क्या पड़ गई, तो वो समझने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इस सेल ने मियोसिस में कदम रखा है, उससे पहले क्या हुआ होगा इंटरफेज, तो पहले सेल रही होगी किसमें 2N में और 2C में। जब इंटरफेज गुजरा होगा तो 2N से तो 2N ही बना होगा, लेकिन 2C से क्या हो गया होगा 4C। अब इसने डिवीजन स्टार्ट किया, तो जब पहला डिवीजन किया तो NN तो बन गए, लेकिन जब 4C को बांटोगे तो 2C इसके पास और 2C इसके पास। अब इसका जब सेकंड वाला मियोसिस करोगे तब रियल में क्या होगा, 2C को बांटोगे C यहाँ जाएगा, C यहाँ जाएगा, 2C को बांटोगे C जाएगा यहाँ। अब फाइनली किसी गैमीट के पास क्या है, तो कहोगे C DNA है और N क्रोमोसोम है। जब 2 गैमीट फ्यूज करोगे तो NN मिल करके 2N हो जाएगा और C मिल करके 2C हो जाएगा, और सेल फिर से क्या बन जाएगी डिप्लॉयड सेल बन जाएगी। इतना लिखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 1 से पहले क्या होता है इंटरफेज, और इंटरफेज क्या हो जाता है DNA का रेप्लिकेशन। तो बताओ मियोसिस 1 कब शुरू होगी, तो कहोगे जब DNA का रेप्लिकेशन हो जाएगा तभी शुरू होगी। ये लाइन भी उन 4 लाइनों में लिखी है, मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड व्हेन, तो कहोगे जब पेरेंट सेल का DNA क्या हो जाए रेप्लिकेट हो जाएगा। चलो कर लिया, लेकिन जब मियोसिस 2 करना होगा तो क्या यहाँ DNA रेप्लिकेशन हुआ है, यहाँ तो कोई रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो मियोसिस 2 कब शुरू हो जाएगी, तो कहोगे विदाउट रेप्लिकेशन ऑफ DNA। एक क्वेश्चन। दूसरा, मियोसिस 1 के पहले क्या है इंटरफेज, तो मियोसिस 2 के पहले क्या होता है, तो यहाँ एक फेज होती है जिसका नाम इंटरकाइनेसिस। तो जरा देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर सेल है जो कि 2N में है, इसने इंटरफेज में
गुजर गई और क्या हो गई, ये 2n ही रही। फिर इसने मियोसिस 1 किया तो क्या बन गई, n बन गई। यहाँ क्या हुआ, अभी लिखो नहीं बेटा, यहाँ हुआ इंटरफेज, यहाँ हुआ मियोसिस। उसके बाद जो घटनाक्रम होती है उसमें क्रोमोसोम संख्या नहीं बदलता है, ये है इंटर काइनेसिस। और फिर डिवीजन हुआ और फिर n बनी, ये है मियोसिस 2। जरा देखो, मियोसिस 1 से पहले क्या है, इंटरफेज, और मियोसिस 2 से पहले क्या है, इंटरकाइनेसिस। इस दौरान क्या हो जाता है, इस दौरान हो जाता है डीएनए का रेप्लिकेशन, और इस दौरान नहीं होता है नो डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखो आराम से बताइएगा, यहां यदि 2C है तो रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा। फिर मियोसिस 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। इंटरकाइनेसिस के बाद C की 2C, कोई डीएनए में चेंज नहीं आएगा, ये क्या रहेगा 2C। और जब मियोसिस सेकेंड पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, C। लिखो, अगर हम मियोसिस के फीचर की बात करें तो सबसे पहली बात है कि मियोसिस 2 पार्ट में बटी है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, पहला सवाल। दूसरा, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो 2 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी। दूसरा, मियोसिस 1 और 2 कहने का मतलब है कि भी न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार, सेल का डिवीजन भी 2 बार, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन तो केवल एक ही बार हुआ है। तो मियोसिस की खास बात है, न्यूक्लियस 2 बार बटेगा, साइटोप्लाज्म 2 बार बटेगा, सेल 2 बार बटेगी, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होगा। एक और, मियोसिस 1 कब शुरू होगी, तो कहोगे जब पेरेंटल सेल का क्रोमोसोम या डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। और मियोसिस 2 कब शुरू हो जाएगी, बिना पेरेंटल सेल के रेप्लिकेशन के स्टार्ट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब पूरी तरीके से कंप्लीट होंगी, अगर आपसे क्वेश्चन कंपेयर का पूछा जाए, तो अभी वैसे हमने पढ़ाया नहीं, भी आगे पढ़ाएंगे मियोसिस 1 2 तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ एक पॉइंट रटना है आपको, क्या, मियोसिस या जब मियोसिस 1 होती है तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक होता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, अभी रट लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। तो मियोसिस की पहचान है होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होना, मियोसिस की पहचान है रिकॉम्बिनेशन होना। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्रॉसिंग ओवर होना, और जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी तो क्रोमोसोम अलग भी तो होंगे, तो क्रोमोसोम की पेयरिंग होना और क्रोमोसोम का अलग होना, ये भी किसकी पहचान है, मियोसिस की पहचान है। तो 4-5 पॉइंट हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए, बस फिर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, यहां तक लिख लीजिए। मियोसिस कंप्लीटेड इन 2 फेज, कौन सा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। दूसरा, एट एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट क्या मिलेंगे, तो कहोगे
दो हैप्लॉइड सेल, लेकिन एट एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड क्या मिलेगा? तो कहोगे 4 हैप्लॉइड सेल। दूसरा, मियोसिस फर्स्ट कब हो जाएगी? आफ्टर रिप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल डीएनए या क्रोमोसोम भी कह सकते हो। और जब पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा तो सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएंगी एंड प्रोडक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। मियोसिस सेकेंड की बात करें स्टार्ट विदाउट रेप्लिकेशन। डीएनए, ठीक है। इसी नाते मियोसिस में क्या होगा? तो कहोगे 2 साइकिल चलेंगी, किसकी? सेल डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन। एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2, लेकिन एक ही साइकिल चलेगी, किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन। और वो भी कब? ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। लिखते चले। इंटरफेज में क्या होता है? तो कहोगे डीएनए का रेप्लिकेशन अकर्स। और इंटरकाइनेसिस में क्या होता है? तो कहोगे नो। डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन दोनों में कॉमन चीज होती है, चाहे इंटरफेज हो चाहे इंटरकाइनेसिस हो, दोनों में प्रोटीन और आरएनए बनता है। एंड प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। यहां भी प्रोटीन कामा आरएनए सिंथेसिस। इंटरफेज कब होता है? तो कहोगे बिफोर मियोसिस 1। और इंटरकाइनेसिस कब होता है? बिफोर मियोसिस 2। ये भी तो कह सकते हो 1 और 2 के बीच में होता, बात तो एक ही है। लिखे बेटा, 2 लाइनें और लिखनी। तो इंटरफेज कब होता है?
तो कहोगे बिफोर मियोसिस 1। और इंटरकाइनेसिस कब होता है? तो कहोगे बिफोर क्या? मियोसिस 2। चाहे बिफोर मियोसिस 2 कहो, ये भी तो कह सकते हो। इन बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। बात एक ही है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में है या सेकेंड से पहले है। आखिरी लाइन, मियोसिस कहो या मियोसिस 1 कहो, 1 की ही पहचान है, क्योंकि 1 ही तो असली मियोसिस है, 2 तो माइटोसिस जैसी है। मियोसिस हो या मियोसिस 1 कहो, पहचान है पेयरिंग, ये रट लेंगे। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पहचान है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर होगी तो फिर क्या हो जाएगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये सब लाइनें भी आगे समझ में आ जाएंगी। और मियोसिस में ही पहचान है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। भाई जब पेयर बनेगा तभी तो सेपरेट होंगे, ना पेयर बनेगा ना सेपरेट होंगे। लिख लिया हो तो एनसीईआरटी ओपन करें। चलो देखो कैसे लिखा है। ये एज सच एग्जाम में आया है, यहां नीट लिख लीजिए। मियोसिस में 2 साइक्वेंशियल साइकिल चलेंगे, मतलब लगातार। किसकी? न्यूक्लियर और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की 2 साइकिल चलेंगी। पहली साइकिल का नाम मियोसिस 1, दूसरी का नाम मियोसिस 2। लेकिन एक ही साइकिल चलेगी किसकी? किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन की। मियोसिस 1 कब शुरू होगी? तो आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम या डीएनए क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट। तो क्या बन जाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। और ये काम कब होगा? पहले से पता है। मियोसिस में क्या होता है? तो ये लाइन रटनी है अभी। क्या? पेयरिंग होती है किसकी? और जब जब पेयरिंग तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा किसके बीच? कितनी हेप्लॉइड सेल मिलेंगी? 4। कब मिलेंगी? तो एट एंड ऑफ मियोसिस 2। यहां 1 कर दे तो गलत हो जाएगा।
यहाँ 1 करे तो यहाँ क्या करे, यहाँ 2 करेगा। ठीक है, तो ये 4 लाइनें लिखी हैं, इन्हीं को हमने थोड़ा ओपन करके आपको लिख दिया है कि मियोसिस 1 कब शुरू होगी, मियोसिस 2 कब शुरू होगी, मियोसिस 1 के अंत में मिलेगा क्या, मियोसिस 2 के अंत में मिलेगा क्या। ठीक है, 2 साइकिल चलती हैं, इसकी न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म के डिवीजन की। एक चलती है डीएनए, उसका हमने आपको असर दिखाया है। पहले 2n होगा, 2c होगा, फिर 2n ही रहेगा लेकिन 4c हो जाएगा, फिर 2 बार बंटवारा करना पड़ेगा, एक बार 4c से 2c और एक बार 2c से c। अब हमको डिटेल में पढ़ना है, तो हेडिंग डालिए इवेंट ऑफ मियोसिस। अभी आपको पहले से ही पता है कि पहले क्या होगी, पहले होगी मियोसिस का 1 और उसके बाद क्या होगी, इंटरकाइनेसिस होगी और उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 1 अगर होगी तो पहले कैरियोकाइनेसिस 1 होगा और कैरियोकाइनेसिस में पहले क्या होगा, जो 1 मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और उसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं करोगे, साइटोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 से फिर चला जाएंगे कहां, इंटरकाइनेसिस और इंटरकाइनेसिस से जाएंगे मियोसिस 2। अब 2 में क्या होगा, फिर वही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 2। शुरू करें। हेडिंग डालिए प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 ही सबसे लंबी और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज है। इतनी सारी फेज आपके पास हैं, अगर प्रोफेज 2 की तुलना में बात करेंगे या माइटोसिस के प्रोफेज की तुलना में बात करेंगे तो कोई कंपेयर ही नहीं है। माइटोसिस का प्रोफेज और मियोसिस के प्रोफेज में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोसिस के रेस्पेक्ट में प्रोफेज 1 कैसी है, तो कहोगे माइटोसिस के प्रोफेज के सामने ये बहुत लंबी और बहुत कॉम्प्लेक्स फेज है। पहला सवाल, इतनी लंबी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक स्टेप में पढ़ नहीं पाते हैं, इसी नाते इसको 5 फेज में पढ़ा जाता है। 5 फेज में इसको डिवाइड कर दिया गया इस आधार पर कि क्रोमोसोम कैसे दिख रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। तो 2 लाइनें लिख लो, क्या लिखोगे, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ क्या, माइटोसिस। एक क्वेश्चन। दूसरा, डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइडेड इनटू 5 फेज
किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। अब भैया क्रोमोसोम का बिहेवियर का मतलब क्या खराब व्यवहार हो गया? अलग अलग टाइम अलग अलग व्यवहार थोड़े खराब हो रहा है। बिहेवियर का मतलब यहाँ उसके मार्फोलॉजी में, उसके शेप में, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा है। कौन कौन से फेज हैं तो पहले से ही पता है। लेप्टो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अगर इन 5 फेज में आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट फेज तो ये लगाइएगा। गलत लिख दिया क्या? लॉन्गेस्ट फेज कौन सी? पैकीटीन। स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में इन दोनों में से कोई भी आंसर मिलेगा। एशियाटिक लिखा है कि दोनों बहुत छोटी फेज हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं। अब हम 5 डायग्राम बना रहे हैं, आप डायग्राम बना लीजिए। एक लेप्टोटीन का, एक जाइगोटीन का, पैकीटीन के 2 डायग्राम, ठीक है। फिर एक डिप्लोटीन का और एक डायाकाइनेसिस का। 6 डायग्राम, हाँ 6 डायग्राम बना लेते हैं। सब आप बना लीजिए, फिर 6 एक साथ समझा देते हैं, फिर लिखते हैं। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 ही सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है। इतनी कॉम्प्लेक्स फेज है कि एक डायग्राम से या एक स्टेप में इसको समझना मुश्किल है। तो इसी नाते इसको 5 फेज में बांट दिया गया है, इस आधार पर कि क्रोमोसोम की स्थिति कैसी है। तो अलग अलग डायग्राम में क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे पहली जो फेज है वो लेप्टोटीन फेज है। लेप्टो शब्द का मतलब होता है झंडा। झंडा, ऐसा झंडा जो, ये मान लेते हैं कोई झंडे का डंडा है और इस टाइप का जो झंडा होता है, ऐसे पतला झंडा जो होता है, तो जैसे झंडे ऐसे ऐसे झंडे का किनारा उड़ता रहता है, वैसे क्रोमोसोम के किनारे ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं। तो जैसे झंडा उड़ता है वैसे क्रोमोसोम उड़ते रहते हैं। इसी नाते इसका नाम क्या रख दिया गया है? लेप्टोटीन, झंडा फेज, ठीक है। तो लेप्टोटीन शब्द कहां से आया है? ऐसी स्थिति जिसमें क्रोमोसोम का बिहेवियर झंडे के उड़ने वाले कपड़े के जैसा हो, उस फेज का नाम क्या कहोगे? लेप्टोटीन रहोगे। बातचीत ना करें, ध्यान से सुने, नहीं तो टिकाऊ नहीं निपटाऊ पढ़ाई कर देंगे, ठीक है। फिर जान नहीं पाओगे क्या छोड़ दिया है। तो लेप्टोटीन का मतलब ये है, चूंकि प्रोफेज की स्टेज है तो कंडेंसेशन तो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा वैसे क्रोमोसोम दिखाई पड़ने लगेंगे। लेकिन क्रोमोसोम बहुत ताजे बने हैं तो बहुत पतले होंगे, बिल्कुल इतने पतले होंगे कि ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे। इसी नाते इसका नाम लेप्टोटीन पड़ गया। तो थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम इसी फेज में होंगे। क्रोमोसोम दिखाई पड़ना शुरू होंगे धीरे धीरे। किस माइक्रोस्कोप से देखोगे? तो जो एनसीईआरटी में लिखा है लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे। 2 ही क्वेश्चन, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। 2 सवाल। चूंकि सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होंगे। और इस फेज के दौरान जो कंपैक्शन है या जो कंडेंसेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा नहीं कि हाँ अभी स्विच ऑफ है तो क्रोमोसोम नहीं है और स्विच ऑन किए तो क्रोमोसोम आ गए।
प्रोसेस ग्रेजुअल होती है। तो इस फेज के सिर्फ 3 सवाल हैं। पहला, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम स्टार्ट। दूसरा, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तीसरा, कंडेंसेशन या कंपैक्शन कंटिन्यू थ्रो क्या लेप्टोटीन। बस 3 ही सवाल, लिखना नहीं को सुनना है, एक साथ सब लिखेंगे, ठीक। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बन गए। तो जब क्रोमोसोम बनते हैं, जैसे हम लोगों के पास टोटल 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम हैं, तो सेल में 46 क्रोमोसोम बने, तो 46 में से जो 23 क्रोमोसोम है वो मदर वाले होंगे और जो 23 होंगे वो फादर वाले होंगे। मदर वाले क्रोमोसोम को मैटरनल क्रोमोसोम और फादर वाले क्रोमोसोम को पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं। वैसे तो मम्मी पापा में कम ही बनती है, तो क्रोमोसोम में भी नहीं बनती है, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग घूम रहे होते हैं। लेकिन चूंकि अब डिवीजन होना है तो दोनों क्रोमोसोम एक साथ आएंगे। तो मदर के क्रोमोसोम का मतलब मैटरनल क्रोमोसोम और फादर के क्रोमोसोम का मतलब पैटर्नल क्रोमोसोम एक साथ आना शुरू होंगे। जैसे पहला क्रोमोसोम मदर का है तो पहला क्रोमोसोम फादर का, पहले की पेयरिंग पहले से होगी। जैसे ही 10वें क्रोमोसोम की पेयरिंग 10वें से होगी, वैसे ही 22वें की 22वें से होगी और 23वें की 23वें से होगी। तो अपने अपने क्रोमोसोम का पेयर बनाना शुरू करेंगे। पहला मदर का क्रोमोसोम पहला फादर के क्रोमोसोम से पेयर बना लेगा, 10वां मदर का क्रोमोसोम 10वां फादर के क्रोमोसोम बना लेगा। इसी तरीके से अगर फादर का वाई क्रोमोसोम है और मदर का एक्स क्रोमोसोम है तो वो भी क्या आ जाएंगे, पेयर में। तो जो ये एक्स वाई एक साथ पेयर में लिखते हो वो वास्तव में इस फेज में लिखते हो। इसका नाम जाइगोटीन है। क्यों? जैसे जाइगोट बनने में गैमीट मिलते हैं, वैसे क्रोमोसोम मिल रहे हैं, इसी नाते इसका नाम क्या रखना पड़ा, जाइगोटीन रखना पड़ा। तो पहली घटना क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, 2 क्रोमोसोम पेयर में आएंगे। तो जब 2 क्रोमोसोम पेयर में आएंगे तो वो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होंगे। जैसे पहले क्रोमोसोम की पेयरिंग पहले क्रोमोसोम से होगी, इसे कहेंगे होमोलागस क्रोमोसोमल पेयरिंग। पेयरिंग होने के लिए यहाँ शब्द यूज किया गया है और उस शब्द को बेटा बताओ ना, पता हमको भी है, जब हम बताएं पूछेंगे तभी बताइएगा। साइनेप्सिस। यहाँ स्पेलिंग का महत्व है, SIS है, यहाँ SES करोगे गलत हो जाएगा, SIS। तो पेयरिंग के लिए कौन सा टर्म है, तो आंसर देंगे साइनेप्सिस। एक क्वेश्चन, जैसे ही पेयर बनेगा उस पेयर का नाम हो जाएगा बाईवैलेंट क्रोमोसोम पेयर। लेकिन बाईवैलेंट के बगल में 2 शब्द, या तो डायाड या तो टेट्राड ऐसे लिखा जाता है। अब ये डायाड और टेट्राड का कॉन्सेप्ट देखा है। किसी एक क्रोमोसोम को देखें तो इसमें एक क्रोमैटिड है, इसमें एक क्रोमैटिड है, तो पेयर में कुल कितने क्रोमैटिड हैं, 2 ही क्रोमैटिड हैं, इसी नाते इसका नाम डायाड है। अभी इसके पास भी 2 क्रोमैटिड होते, इसके पास भी 2 क्रोमैटिड हो गए, तो पेयर में 4 क्रोमैटिड होते, तो हम क्या कह देते, टेट्राड। तो यहाँ टेट्राड बनना शुरू हुआ है, लेकिन टेट्राड हमको अगली स्टेज में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ दिखाई वास्तव में क्या पड़ेगा, डायड, ठीक है। लेकिन किसी एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम। बाईवैलेंट का मतलब होता है पेयर और डायड का मतलब होता है 2 और टेट्राड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पेयर में है क्या, तो कहोगे 2 क्रोमोसोम पेयर में है और 2 ही क्रोमैटिड पेयर में है। क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमैटिड है इन 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, तो पेयर में कितनी क्रोमैटिड होंगी, पेयर में 2 होंगी, इसी नाते इसको कहेंगे क्या, डायड। लेकिन धीरे धीरे टेट्राड बनना शुरू हो जाता है यहीं पर, लेकिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा हमको कब दिखाई पड़ेगा, तो अच्छा दिखाई पड़ेगा इसके आगे वाले पेज में। एक और क्वेश्चन, मदर और फादर में नहीं बनती है, तो मदर और फादर के क्रोमोसोम में भी नहीं बनती है। दोनों एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब एक साथ आ गए हैं तो इनको रस्सियों से बांध दिया जाएगा। तो पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम के बीच में क्या आ जाएगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यदि को देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ
में दिखाई पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल ही सवाल आया है। अगर आपको जाइगोटीन को क्रोम देखना हो किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप से और आप लाइट से देख रहे हो तो क्या दिखाई पड़ेगा? तो लाइट माइक्रोस्कोप से आपको क्रोमोसोम तो दिखाई पड़ जाएंगे, उनका पेयर भी दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन क्या नहीं दिखाई पड़ेगा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अगर ये देखना है तो इसको देखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पिछले साल ही आया है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब दिखाई पड़ेंगे? तो कहोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में दिखाई पड़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो कुछ हुआ नहीं है। लेप्टोटीन में झंडे जैसे क्रोमोसोम बन गए हैं जो धीरे धीरे दिखाई पड़े। जाइगोटीन में दो काम हुए हैं। पहला, क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं, और दूसरा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। पेयर को हम बाई वैलेंट कहेंगे, और बाई वैलेंट क्रोमोसोम पेयर बनेगा। उसके अंदर की स्थिति ये है, एक जोड़ी में दो क्रोमोसोम होंगे, एक जोड़ी में दो ही क्रोमैटिड होंगे। तो डायड कहना ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू द टेट्राड। टेट्राड स्टेज बनी कब? तो आप इसी फेज में कहोगे, लेकिन बढ़िया दिखाई कब पड़ी? तो अगली फेज में। अब अगली फेज देखो क्या है। अगली फेज है पैकीटीन, जिसके हमने दो डायग्राम बना रखे हैं। देखो क्या, जैसे ही पैकीटीन में जाएंगे, देखो पहले मान लेते ऐसे क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड थी, लेकिन ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाएगा। मतलब एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड हो जाएंगे? दो। तो अगर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड हो गए तो दूसरे में दो हो गए, तो पेयर में कुल कितने हो गए? चार हो गए। इसी नाते इसको कहते क्या हैं? टेट्राड कहते हैं। तो पहला अंतर क्या आया? क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू क्रोमैटिड। जैसे ही किसी क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड बनेंगी, इन दोनों क्रोमैटिड को क्या कहोगे? सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन बगल में क्रोमोसोम और भी तो है, तो जो बगल वाला क्रोमोसोम है, देखिए इस क्रोमोसोम की ये दो सिस्टर, इस क्रोमोसोम की ये दो सिस्टर, लेकिन अगर इस क्रोमोसोम की ये ले लो, इस क्रोमोसोम की ये क्रोमैटिड ले लो, तो आपस में क्या हो जाएंगे? सिस्टर। अलग अलग क्रोमोसोम की है तो नॉन सिस्टर, और एक ही क्रोमोसोम की है तो सिस्टर। तो पहला चेंज क्या आया? कहोगे क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू सिस्टर क्रोमैटिड। पहला सवाल। इसी नाते क्रोमोसोम के पेयर में जहां दो क्रोमैटिड थी, अब क्या हो जाएंगे? चार क्रोमैटिड हो जाएंगे। इसी नाते इस फेज में टेट्राड हमको बिल्कुल क्लियरली क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सिस्टर और नॉन सिस्टर में क्या अंतर है? तो जब किसी एक क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड होंगी तो सिस्टर कहेंगे, और अगर दूसरे क्रोमैटिड की होंगी तो क्या कहोगे? नॉन सिस्टर। क्लियर है यहाँ तक? ये है दो सिस्टर क्रोमैटिड, ये है दो सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन अगर इसकी तुलना इससे करोगे तो क्या हो जाएगी? नॉन सिस्टर। बाइवैलेंट क्रोमोसोम पेयर है, टेट्राड फेज में है, दो क्रोमोसोम एक जोड़ी में है, चार क्रोमैटिड एक पेयर में है। क्यों? क्योंकि दो क्रोमैटिड हैं किसी एक क्रोमोसोम में। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इसी पैकीटीन फेज में देखो, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, पेयर है। ये आपस में दोनों क्या हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो हुआ क्या है कि जो यहाँ का ये ऐसे हो गया है और ये ऐसे, अब देखो क्या हो गया है, ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं। इनके बीच क्रोमोसोम के सेगमेंट का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, और इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो पैकीटीन में दूसरा काम क्या होगा? कहोगे क्रॉसिंग ओवर होगा। ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। किसके किसके बीच हुआ है? तो कहोगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक बात मान लेते ये वो जगह है जहां एक्सचेंज हुआ है, तो जिस जगह एक्सचेंज हुआ होगा वहां क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं और वहां गांठ पड़ जाती है, और गांठ का नाम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये वही जगह है जहां क्या हुई है? क्रॉसिंग ओवर। तो पैकीटीन में दूसरा काम क्या हुआ? तो कहोगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम का एक्सचेंज हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, एक का नाम क्रॉसिंग ओवर।
जिस जगह एक्सचेंज हुआ उस जगह गांठ पड़ गई, नाम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एक रटने वाला सवाल। ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब एंजाइम यहाँ इस्तेमाल होगा। अब एंजाइम इस्तेमाल होगा तो एग्जामिनर पूछ लेगा कि कौन सा एंजाइम है, तो आप कहोगे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या रखोगे, रिकॉम्बिनेज। तो कितने क्वेश्चन मिले पैकेटीन में, सिर्फ 4 क्वेश्चन। पहला, क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर दिख गए तो नॉन सिस्टर दिख गए, और बाईवैलेंट किस में कन्वर्ट हो गया, टेट्राड में कन्वर्ट हो गया, पहला सवाल। दूसरा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच एक्सचेंज हो गया तो नाम क्या पड़ गया, क्रॉसिंग ओवर। अगला क्या हुआ, वहां गांठ पड़ गई, नाम क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और एंजाइम कौन सा लगा, रिकॉम्बिनेज। ध्यान से सुनिएगा, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम या मैटरनल क्रोमोसोम के बीच रस्सियां बंधी हैं, रस्सियों का नाम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इस नाते बनाया गया था कि जब तक क्रॉसिंग ओवर हो तब तक ये क्रोमोसोम अलग ना होने पावे। अब क्रॉसिंग ओवर हो गई है तो रस्सियां खोल देनी चाहिए। तो जैसे ही अगली फेज में जाएंगे सबसे पहला काम यही करेंगे, क्या, डिसोल्यूशन कर देंगे किसका, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही रस्सियां खोली जाएंगी दोनों क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करेंगे। तो क्रोमोसोम टेंडेंसी टू सेपरेट, अलग होने का प्रयास करेंगे लेकिन अलग हो नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि गांठ पड़ चुकी है ना, कहां पर, जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो पहला सवाल, डिप्लोटीन में क्या होगा, तो कहोगे सबसे पहले रस्सियां काटी जाएंगी, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। रिजल्ट क्या होगा, बाईवैलेंट क्रोमोसोम टेंड टू सेपरेट, अलग होने का प्रयास करेंगे लेकिन सेपरेट नहीं हो पाएंगे। किस जगह जुड़े रह गए, जहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था, जहां क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां जुड़े रह गए। तो फिर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ गया, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर का नाम कियाज्मेटा। बस 2 ही क्वेश्चन। डिप्लोटीन में क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और क्या हुआ, कियाज्मेटा फॉर्मेशन, काम खत्म। एक आखिरी रटने वाला सवाल, कुछ वर्टिब्रेट जिसमें हम ही लोग हैं, ह्यूमन, कुछ वर्टिब्रेट में ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये महीनों से लेकर के सालों तक रुकी रहती है। अब ये क्या है जरा देखो, अभी आगे पढ़ेंगे oogenesis। किसी फीमेल में जब oogenesis होगी तो मियोसिस ही तो होगा। किसी फीमेल, मान लेते कोई फीमेल है वो अपने मदर के यूट्रस के अंदर है, तो अगर मदर के यूट्रस के अंदर है तो छोटा सा फीमेल है, उसके अंदर छोटी सी ओवरी बन रही होगी तो उसको एम्ब्रायोनिक ओवरी कहते हैं। एम्ब्रायोनिक ओवरी में मियोसिस 1 शुरू होता है। मियोसिस 1 शुरू होगा तो प्रोफेज 1 शुरू होगा। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन हो जाएगा, जाइगोटीन हो जाएगा, पैकिटीन हो जाएगा, तब तक उस फीमेल का जन्म हो जाएगा। जैसे ही फीमेल का जन्म होगा मियोसिस 1 रुक जाएगी। किस फेज में, इसी डिप्लोटीन फेज में। अब ये डिप्लोटीन फेज में रुक गए, मियोसिस 1 रुका हुआ है, फिर बच्ची का जन्म हो गया। बच्ची 1 दिन की है, फिर 10 दिन की है, 1 महीने की है, फिर 1 साल की है, फिर 2 साल की है, 5 साल की है, फिर 10 साल की है, फिर 12 साल की है। तो जब इसकी एज 12 साल हो जाएगी तब ये डिप्लोटीन पूरी होगी। तो डिप्लोटीन कितने साल रुकी रही, 12 साल रुकी रही। किसमें, ह्यूमन में, ठीक है। इसी नाते ये कितने दिन रुकी रहती है, महीनों से सालों तक। कितने साल पता ही नहीं, ठीक। किसमें, सम वर्टिब्रेट, उन सब में हम ही लोग हैं, ह्यूमन, ठीक है। दूसरा फ्रॉग में भी है। चलिए रटने वाला खत्म। सबसे लास्ट फेज, फाइनल फेज ऑफ प्रोफेज कौन सी है, तो आंसर देंगे डायाकाइनेसिस। अब देखो इसमें होना क्या है, आप सोचो कि प्रोफेज का ये आखिरी फेज है, इसका मतलब कंडेंसेशन भी लगभग पूरा ही होने वाला होगा। एनसीईआरटी में लिखा है कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएंगे, फुल्ली कंडेंस। एक अंतर। दूसरा, प्रोफेज का समाप्ति हो रही है, इसका मतलब प्रोफेज के सारे कैरेक्टर यहाँ दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे प्रोफेज जब जब खत्म होता है तब तब डिसअपीयर हो जाता है, क्या,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर गायब हुई तो न्यूक्लियस गायब, तो न्यूक्लियोलस गायब, तो सेल ऑर्गेनेल भी तो गायब हो जाएंगे। तो क्या 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 गायब हो जाएगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गए। लेकिन प्रोफेज का जब खत्म हो रहा होता है तो एक चीज बनती भी है, उसका नाम स्पिंडल अपरेटस है। तो क्या गायब होगा और क्या आएगा? स्पिंडल अपरेटस आएगा। एक आखिरी क्वेश्चन, क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अलग हो नहीं सकते हैं क्योंकि गांठ पड़ी है। एक काम तो कर सकते हैं, गांठ थोड़ा दूर पहुंचा सकते हैं ना। तो जो कियाजमेटा था उसका क्या हो जाएगा? टर्मिनलाइजेशन। तो क्या 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 हुआ इस घटना में? तो कहोगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा हुआ, डिसएपियरेंस हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल का, और एपियरेंस हो गया किसका? स्पिंडल अपरेटस का। और क्रोमोसोम फुली क्या हो गए? कंडेंस हो गए। इतने सवाल हैं। एग्जामिनर से अगर कहा जाएगा कि इस चैप्टर से एक सवाल बनाओ तो वो यहीं से होगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। हम फिर से सुना रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर सभी हेडिंग के पॉइंट लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। लेप्टोटीन के केवल 2 सवाल या 3। पहला, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, और कंडेंसेशन कंटिन्यू थ्रू लेप्टोटीन। खत्म। जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम स्टार्ट, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, कहेंगे साइनेप्सिस, बनेगा बाईवैलेंट क्रोमोसोम पेयर, जिसको डायड या टेट्राड कहेंगे। टेट्राड अभी बनना शुरू हुआ है, क्लियरली विजिबल नहीं हुआ है, ठीक है। इसी दौरान साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, किसके बीच? होमोलॉगस क्रोमोसोम। वो दिखाई कहां पड़ेगा? तो कहोगे कौन से माइक्रोस्कोप हैं? तो आंसर देंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जाइगोटीन के बाद पैकिटीन आएगा। सबसे पहले जो डायड था वो टेट्राड हो जाएगा। क्रोमोसोम का पेयर टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाएगा। क्यों? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे तो पेयर में 4 हो जाएंगे। अब एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड होंगी तो उनको आपस में कहोगे क्या? सिस्टर क्रोमैटिड। तो बगल वाले क्रोमोसोम की तुलना करोगे तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एक क्वेश्चन, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, क्या कहोगे? तो आंसर देंगे क्रॉसिंग ओवर, और वहां एंजाइम लगेगा रिकॉम्बिनेज, वहां गांठ पड़ जाएगी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। खत्म। जैसे ही पैकिटीन खत्म होगी, डिप्लोटीन शुरू होगी, सबसे पहले साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएंगे। क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करेंगे लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि गांठ पड़ चुकी है। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम क्या? तो कियाजमेटा। अगले फेज में जाओगे तो सब कुछ प्रोफेज के अंत वाली चीजें होंगी। जैसे एक तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा हो जाएगा, दूसरी जो घटना होगी कि डिसएपियरेंस होगा, किसका किसका? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल वगैरह सब डिसएपियर हो जाएंगे, लेकिन कुछ एपियर भी होगा। क्या? तो कहोगे स्पिंडल अपरेटस एपियर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लिखे हैं, आप भी लिख डालिए। लेप्टोटीन, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते जाइएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में इन सारी फेज से आएगा जरूर। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू, बेटा बातचीत ना करो फिर, क्रोमोसोम स्टार्ट। इसी नाते क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल
अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तीसरा, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू। ठीक है, और इस फेज में थिनेस्ट क्रोमोसोम मिलेंगे। दूसरी फेज जाइगोटीन पेयरिंग होगी। किसकी? होमोलॉगस क्रोमोसोम। और पेयरिंग की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का नाम साइनेप्सिस होगा। पेयरिंग का रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट टेट्राड। हाँ, चूज करना पड़ेगा तो डायड ही लगाइएगा, अभी टेट्राड बना नहीं है प्रॉपर। ठीक है, और इस बाइवैलेंट में वो क्वेश्चन तो वहां लिखे ना कि उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमेटिड, उसको यहाँ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और तीसरी घटना यहां होगी फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये विजिबल कहां होगा बेटा? विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तीसरा, पैकीटीन। पहला सवाल है बाइवैलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ईच क्रोमोसोम विद 2 क्या सिस्टर क्रोमैटिड। तो जब सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे तो पेयर में कितने हो जाएंगे? 4 क्रोमैटिड हो जाएंगे। जब 4 हो जाएंगे तो नाम क्या कहोगे? टेट्राड कहोगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। 2 क्वेश्चन वहीं लिखे हैं ना कि टेट्राड में एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, पेयर में 4 क्रोमैटिड हैं, और एक क्रोमोसोम में 2 क्या है? क्रोमैटिड। वो डायग्राम में लिखा है। फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, किसके बीच होगा? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बिटवीन क्रोमोसोम। और रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट होगा वेरिएशन, पहले से पता है। तीसरी चीज होगी फॉर्मेशन ऑफ
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बनेंगे? नोड्यूल बन जाएंगे। ये क्या है? क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे एट प्लेस ऑफ क्या? क्रॉसओवर। जहां क्रॉसिंग ओवर होगा उस जगह अटैच होंगे, वहां गांठ पड़ जाएगी और उस गांठ का नाम क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एक और एंजाइम लगेगा। कौन सा? रिकॉम्बिनेज। बस सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सब याद रहेंगे। कीटीन के बाद डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के भी 2 ही 3 क्वेश्चन हैं। पहला है एट बिगिनिंग, जैसे शुरू होगी। सबसे पहले क्या करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जैसे रस्सियां खुलेंगी वैसे मदर और फादर के क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब अलग हो नहीं पाएंगे क्योंकि गांठ पड़ चुकी है। बाईवैलेंट क्रोमोसोम टेंड टू सेपरेट। क्वेश्चन पूछा गया है टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन कब से शुरू होता है, तो कहोगे डिप्लोटीन में शुरू होता है, लेकिन नॉट कंप्लीटली सेपरेट। पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाते। क्यों? बताओ ना। क्रोमोसोम अटैच एट साइट ऑफ क्रॉसओवर, वहीं तो अटैच है ना अभी। तीसरी तो घटना में ऑफ एक्स शेप कियाज्मेटा। एक्स शेप कियाज्मेटा का फॉर्मेशन भी किस फेज में होता है? डिप्लोटीन में ही होता है। वो स्पेशल सवाल है। क्या? इन सम वर्टिब्रेट क्या होता है? डिप्लोटीन फेज बनी रहती है कितने दिनों तक? महीनों से सालों। लास्ट फॉर मंथ टू ईयर। लास्ट फेज बेटा कौन सी है? ये तो ये फाइनल फेज है ऑफ प्रूफ फेज है कि नहीं है? फाइनल फेज है। दूसरा, इस दौरान जो कियाज्मेटा है वो टिप पर पहुंच जाएंगे, उसको कहेंगे क्या? टर्मिनलाइजेशन। इस दौरान
एपियर हो जाएगा। क्या? स्पिंडल अपरेटस, और डिसएपियर हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई तो न्यूक्लियस भी गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा। तो क्या क्या डिसअपियर होगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और क्या? सेल ऑर्गेनेल। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन और लिखी है। क्रोमोसोम फुल्ली क्या हो जाएंगे? कंडेंस। प्रोफेज 1 कंप्लीट हो चुकी है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस सब हो गया है। फाइनली जब डायाकाइनेसिस हुई थी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी। तो जैसे ही मेटाफेज 1 में पहुंचेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो गई, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। एक बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियस गायब, न्यूक्लियोलस गायब, सेल ऑर्गेनेल गायब, लेकिन स्पिंडल फाइबर बन गए थे, स्पिंडल अपरेटस बनने लगे थे, तो उसका असर दिखाई पड़ेगा। मेटाफेज 1 सिर्फ 2 काम होंगे। पहला, स्पिंडल फाइबर होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर से अटैच हो जाएंगे। अब जब पेयर से अटैच होंगे तो अटैचमेंट बड़ा स्पेशल है। देखो, एक क्रोमोसोम इस पोल से और दूसरा क्रोमोसोम इस पोल से अटैच होगा। जबकि जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तो एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच था। क्लियर है? तो एक क्रोमोसोम एक पोल से, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल से अटैच, एक अंतर। दूसरा देखो, तो अटैचमेंट हो जाएंगे तो क्रोमोसोम को अलाइन किया जाएगा। कहां? इक्वेटर पर लाएंगे। तो जब इक्वेटर पर अलाइन करेंगे तो अलाइनमेंट को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। अब चूंकि यहाँ 2 क्रोमोसोम है पेयर में, तो एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी। इसी नाते कितनी प्लेट बन जाएंगी? 2। वहां कितनी बनी थी? 1। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन है। क्या? स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम ऑफ होमोलॉगस पेयर, और स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट के नाते क्रोमोसोम एलाइन हो जाएंगे एलॉन्ग द मेटाफेजिक प्लेट, या कह सकते हो इक्वेटर ऑफ द सेल। मेटाफेज 1 खत्म। अब आएंगे एनाफेज। एनाफेज 1 में जब जाएंगे तो देखो, ये वाला स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा, ये वाला स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? जोड़ा टूट जाएगा। वो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर में आए थे, कहां? जाइगोटीन में, अब वो अलग हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम के पेयर में से दोनों जोड़े अलग हो जाएंगे। जैसे आप अलग होंगे, हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, बहुत बार पूछी गई है कि क्रोमोसोम का पेयर कब टूटता है, क्रोमोसोम अलग कब होते हैं। तो आंसर क्या दोगे? एनाफेज 1 में। अब अलग क्यों हो गए? तो कहोगे शॉर्टनिंग हुई क्या? स्पिंडल फाइबर। लेकिन क्या सिस्टर क्रोमैटिड भी अलग हो गए हैं? भाई दोनों तो सिस्टर क्रोमैटिड ही हैं, अभी भी आपस में जुड़ी हैं। क्या अलग हुआ? क्रोमोसोम अलग हुआ। क्या नहीं अलग हुआ? सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं हुई। खत्म हो गया एनाफेज 1, पहुंचे टीलोफेज में। हुआ क्या? तो जब अलग होंगे तो ये क्रोमोसोम इन पोल की तरफ जाएंगे, ये क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएंगे। जब तक जाएंगे तब तक क्या चलेगा? एनाफेज। और जैसे पहुंचे, क्या आ गया? टीलोफेज। तो क्रोमोसोम कहां पहुंच गए? पोल पर। और पहुंच के आराम थोड़े करना है, वहां पहुंचते ही डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्रोमोसोम से क्या बनना है? क्रोमैटिन। तो यहाँ क्या इकट्ठा होगा? पहुंचेंगे तो क्रोमोसोम, लेकिन जल्दी ही यहाँ क्या बनने लगेगा? क्रोमैटिन बनने लगेगा। तो उसके बाहर बाहर क्या बनने लगेगा?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हम कहेंगे कि दो क्या बनने लगी, डाटर न्यूक्लियाई। तो दो डाटर न्यूक्लियाई का बन जाना, अब न्यूक्लियाई बन गया इसका मतलब न्यूक्लियस एपियर हुआ, तो न्यूक्लियोलस भी तो बनेगा, तो सेल ऑर्गेनेल भी तो बनेंगे। तो जितनी चीजें गायब हुई थी वो सब वापस आ गई। क्या क्या? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन, और क्या बन जाएंगे, दो डाटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, और हम कहेंगे क्या हो गया, टीलोफेज। अब लिखो, जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखेंगे, मेटाफेज 1, पहला सवाल, इस अटैच टू क्रोमोसोम ऑफ होमोलागस पेयर, पेयर से ही तो अटैच होंगे। और अटैचमेंट कैसा होगा, एक क्रोमोसोम एक पोल से और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल से। लिखते हैं 1 क्रोमोसोम टू 1 पोल एंड अदर क्रोमोसोम टू अदर पोल, दूसरे पोल से अटैच होगा। जबकि माइटोसिस में क्या था बेटा, कंपेयर, जरूर याद रखिए कंपेयर ही सवाल आएगा। माइटोसिस में एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच था, एक क्रोमेटिड एक पोल से, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे पोल से। तीसरा अलाइनमेंट हो जाएगा, अलाइनमेंट ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम पेयर एट कहां, तो कहोगे स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर पर तो ही होंगे। अब स्पिंडल इक्वेटर पर जब अलाइनमेंट होगा तो कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, तो कहोगे 2 मेटाफेजिक प्लेट, बस खत्म। अगर एक मेटाफेजिक प्लेट बने तो माइटोसिस, तो जितने आंसर आप माइटोसिस के देते हो वो सारे आंसर मियोसिस 2 के भी तो होंगे, बात तो एक ही है। तो मेटाफेज 2 और मेटाफेज 1 का अंतर समझ लीजिए। मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 का मतलब माइटोसिस, मतलब एक मेटाफेजिक प्लेट। चलिए एनाफेज 1, जब सब हम लोग पढ़ लेंगे सारी फेज तो हम कुछ कंपेयर के क्वेश्चन आपको लिखा देंगे, मेटाफेज 1 का मेटाफेज 2 से, एनाफेज 1 का एनाफेज 2 से। लिख लीजिए, एनाफेज 1 में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और अलग होने को कहते हैं डिसजंक्शन। क्या सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग हो जाएंगे, नहीं, तो नहीं होगा, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, इसी नाते नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या रहेंगी, रिमेन अटैच टू, कहां से,
सेंट्रोमियर। और सेपरेशन के बाद होगा क्या, क्रोमोसोम मूव करेंगे कहां, अपोजिट पोल की तरफ। क्रोमोसोम मूव अवे टूवर्ड अपोजिट पोल। जब तक अपोजिट पोल तक जाएंगे तब तक क्या कहोगे, एनाफेज। और जैसे पहुंचे वैसे टीलोफेज। लास्ट लिख लीजिए बस। लिखिए बेटा, टीलोफेज में क्या क्या होगा, क्रोमोसोम पोल पर पहुंच जाएंगे, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमैटिन बनने लगेगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई पड़ेंगे, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रीअपियर। लिखें, लास्ट टीलोफेज 1। क्रोमोसोम रीच टू कहा, पोल। एक तो ये काम हो गया। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम 2 किसमें, क्रोमैटिन। लेकिन कंप्लीटली फैल नहीं पाएगा, एनसीईआरटी में लिखा है कंप्लीट डिस्पर्सन ऑफ क्रोमोसोम नहीं पाएगा, मतलब पूरी तरीके से क्रोमैटिन नहीं बन पाएंगे। नो कंप्लीट डिस्पर्सन ऑफ क्रोमोसोम। जानते हो क्यों, क्योंकि भी तुरंत इंटरकाइनेसिस होगी और फिर से मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी। इतना टाइम ही नहीं मिला कि पूरी तरीके से क्रोमैटिन में बन पावे। तो क्या बन जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप्स, क्योंकि रीअपियर हो गए सब चीजें। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन अगर आई है तो सब कुछ आ जाएगा, न्यूक्लियस भी आ गया, न्यूक्लियोलस भी आ गया, और सेल ऑर्गेनेल भी। प्रोफेज 1 ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, हाईलाइट कर लीजिए। और ये कॉम्प्लेक्स है किसकी तुलना में, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसको कितनी फेज में बांटा गया, 5। किस आधार पर बांटा गया, क्रोमोसोमल बिहेवियर, 5 फेज के नाम। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल की सडनली विजिबल, और लाइट की इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन। इसके बाद क्या है कि सेकेंड फेज, नाम क्या, जाइगोटीन। इस दौरान क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, और प्रोसेस का नाम क्या, साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम को कहते क्या हो, होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज तो पता चलेगा कि जो क्रोमोसोमल साइनेप्सिस हुई है उसमें बन गया है क्या, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नाम क्या, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो बना है वहां एक जोड़ी क्या है, साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जोड़ी है तो क्या कहोगे, बाइवेलेंट। बगल में देखो क्या लिखा है, टेट्राड।
टेट्राड अभी बना है लेकिन लिखा है दीज स्टेज आर मोर क्लियरली विजिबल इन द, तो नेक्स्ट टू स्टेज क्या, पहली जो दो स्टेज तो बहुत छोटी छोटी है, बड़ी अगली फेज कौन सी है, पैकिटीन। क्या लिखा है, कितने क्रोमेटिड हो जाएंगे, 4 क्रोमेटिड इन बाइवैलेंट, पेयर में 4 हैं और बिल्कुल डिस्टिंक्ट और क्लियरली अपीयर। क्या कहोगे, इस स्टेज की पहचान है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्यों, क्योंकि क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच, नॉन स्टर, वहां कौन सा, होमोलॉगस। क्रॉसिंग ओवर है क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर एंजाइम से होता है, एंजाइम का नाम क्या नाम है, रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, और जब खत्म होगी तो वहां जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, लिंक। जैसे ही शुरू करोगे डिप्लोटीन, वैसे सबसे पहले रस्सियां खोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। टेंडेंसी होगी कि रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम क्या हो, सेपरेट हो, लेकिन सेपरेट हो नहीं पाएंगे क्योंकि कहां जुड़े हैं, साइट आप, तो बनेगा क्या, एक शेप, नाम क्या, कियाजमेटा। वो साइट किसमें, वर्टिब्रेट। कितने दिनों तक रहेगी, महीनों से सालों तक। फाइनल स्टेज कौन सी है, डायाकाइनेसिस। पहली पहचान टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, क्रोमोसोम फुल्ली क्या हो जाएंगे, कंडेंस। स्पेंडिल अपरेटस है असेंबल, क्यों, क्योंकि आगे सेपरेशन करना है, और जब खत्म होगी डायाकाइनेसिस तो सब कुछ आएगा। न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर जो हुआ था वो रिपेयर हो जाएगा, सॉरी डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो जाएगा और सारे सेल आरएनए गायब। मेटाफेज में लाइनें देखो कितनी लिखी हैं, बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, एक की दो, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल किससे अटैच है, काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस। बस 2 लाइनें और। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, यही सवाल है जो एग्जाम में आएगा। जबकि सिस्टर क्रोमेटिड अभी जुड़ी है कहाँ, सेंट्रोमियर, और जब टीलोफेज में गए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या कर गए, रीअपीयर। और उसके बाद करना क्या है, साइटोकाइनेसिस, वो अगले लेक्चर पर करेंगे।